तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया है? अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट पूरा देख लिया, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने प्रॉमिस, असिंक अवेट देखा। फिर हमने एपीआई कॉलिंग देखा। फिर कुछ छोटे मोटे टास्क किए, जैसे कि काउंटर ऐप एंड सो हाइड ऐप। उसके अलावा हमने देखा कि अगर हमको अपना काम फास्ट करना है तो हम एआई टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे टास्क दिए थे करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो तुम शायद अब तक कर लिए होगे। अगर नहीं किए हो तो तुम्हारे पास टाइम है सैटरडे संडे का, उसमें कर सकते हो बेसिकली। क्योंकि सैटरडे संडे तुम्हारा शायद कॉलेज नहीं होगा, तो तुम उस पर टाइम दे सकते हो टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो आज का सेशन चालू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्ट। तो आज से हम लोग रिएक्ट चालू कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस। तो पहले किसी को कुछ आइडिया रिएक्ट जेएस के बारे में? किसी को भी कुछ आइडिया रिएक्ट जेएस के बारे में? शुभम, शाश्वत, कुछ भी सुना है पहले से रिएक्ट के बारे में? हाँ या ना बोल सकते हो ना भाई। सुना है तो हाँ, नहीं सुना है तो नो। नहीं सुना, हाँ ये ऐसा बोलने का। पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो नो बोलो। मुझे भी समझ में आएगा कि तुमको पहले से पता है कि नहीं पता है। साइलेंट रह के तो कुछ फायदा नहीं है ना। चलो ठीक है, चलो किसी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि किसी ने नहीं सुना है, पहली बार तुम लोग ने रिएक्ट का नाम सुना है, रिएक्ट जेएस का नाम। चलो ठीक। तो चालू करता हूँ। मैं पहले बताता हूँ कि रिएक्ट जेएस क्या है। तो समझो मैं एक पहले वेबसाइट दिखाता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ कि इधर रिएक्ट मतलब क्या होता है। देखो, रिएक्ट में क्या होता है कि हम लोग एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट कोड का ही यूज़ करते हैं। एच टी एम एल, सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट कोड। बट किस तरीके से, थोड़ा सा भी, जैसे कि जो रिएक्ट जैसे है ना, वो एक फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी हो गई। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कह सकते हो। मोस्टली हम लोग रिएक्ट जेस को फ्रंट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछा कि रिएक्ट जेस क्या है, तो जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। और वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलप करते हैं। तो रिएक्ट जेस के अंदर होता क्या है, बेसिकली हम एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि समझो, अगर तुमको एक पेज बनाने का है, जैसे कि ये देखो, ये पूरा पेज है। राइट, ये पूरा पेज है। अगर मैं बोलूँ इसको एच टी एम एल सी एस एस में बनाओ, तो तुम एक पेज बना सकते हो, एक सिंपल सा बना सकते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और उसमें ये पूरा कोडिंग कर सकते हो, ये पूरे पेजेस दिखा सकते हो, राइट, एक सिंगल पेज के अंदर। बट कैसा, रिएक्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिंगल पेज में नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाकर काम करते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब जैसे कि देखो, ये जो तुमको नेम बार दिख रहा है, ये जो नेम बार है ना ऊपर का, जिसमें ये टाइटल लिखा है, सूरज सानी सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन अबाउट, स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन। तो ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो ऑप्शंस तुमको दिख रहे हैं, वो क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। ये मैं बोल सकता हूँ ये नेम बार कंपोनेंट है या हेडर कंपोनेंट है। और उसके बाद देखो, अब ये जो पेज है, ये कौन सा है, अबाउट सेक्शन है। तो ये अबाउट कंपोनेंट हो गया एक। अभी समझो स्किल पे क्लिक किया तो स्किल कंपोनेंट सामने आ गया। एक्सपीरियंस पे क्लिक किया तो एक्सपीरियंस कंपोनेंट आ गया। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया तो प्रोजेक्ट कंपोनेंट आ गया। एजुकेशन पे क्लिक किया तो एजुकेशन कंपोनेंट आ गया। इस तरीके से नीचे कॉन्टेक्ट कंपोनेंट भी है, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर रखे हैं, कंपोनेंट्स बनाकर अपना ये प्रोजेक्ट बनाया। अब ये कंपोनेंट्स क्या हो सकता है, तो इन सिंपल टर्म, बेसिकली कंपोनेंट मतलब एक सेपरेट फाइल हो गया। तो समझो आपने एक फाइल बना रखा है, अबाउट, अबाउट करके एक फाइल है, स्किल करके फाइल है, एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट है, एजुकेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमने बना रखे हैं, और उसको हमने यूज़ किया है इस तरीके से। तो बेसिकली क्या हो गया, समझो अबाउट सेक्शन है। अभी मैंने इसको कंपोनेंट बना के काम किया, तो समझो ये जो अबाउट सेक्शन है, आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस कंपोनेंट को उठाकर दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते हो और वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो जो कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, रियूजेबल कंपोनेंट होता है, रियूजेबल कंपोनेंट या रियूजेबल कोड होता है। मीन्स आपने एक बार लिखा, आपने एक बार बना दिया, तो उस कंपोनेंट को उठाकर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो। या फिर जरूरी नहीं है दूसरे प्रोजेक्ट में, समझो ये अबाउट सेक्शन आपको इसी प्रोजेक्ट में कहीं और भी यूज करना है, तो उधर भी लगा सकते हो। मतलब एक बार बनाओ और इसको एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज करो। तो बेसिकली हम लोग रिएक्ट का इसीलिए यूज करते हैं, क्योंकि हम उधर रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं। हम लोग कंपोनेंट बनाकर काम करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स हो गया। अगर आपको कोई पूछा कि रिएक्ट जेस क्या होता है, या फिर रिएक्ट जेस क्यों यूज़ करना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। पॉइंट अगर नहीं पता है तो मार्क कर लो या कहीं नोट डाउन कर लो कि पहले तो रिएक्ट जेस क्या है, तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्ट जेस क्या है, तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। सेकंड, कि वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। एंड जो रिएक्ट जेस होता है किस बेस पे काम करता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर।
अभी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, तो हम लोग कंपोनेंट्स बनाकर काम करते हैं, जैसे कि नेप बार कंपोनेंट बना लिया, हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट ना, प्रोफाइल कंपोनेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाकर हम काम करते हैं। कंपोनेंट लाइक अ सिंपल, लाइक एक डिफरेंट फाइल बना लिया आपने, एक डिफरेंट फाइल में कोड किया और उसको जैसा चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हो। तो ये भी सवाल हो सकता है कि हम कंपोनेंट क्यों बनाते हैं। तो जो कंपोनेंट होता है ना, वो रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है, या बोल सकते हो रीयूजेबल कंपोनेंट होता है, रीयूजेबल कोड होता है। हम एक बार उसको बनाने के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, या दूसरे प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है, अगर इसी वाले प्रोजेक्ट में आपको कहीं और भी यूज करना है थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रियूजेबल कंपोनेंट होते हैं, और उसको एक बार बनाने के बाद एन नंबर ऑफ टाइम्स कहीं भी यूज कर सकते हो। ये फायदा है रिएक्ट जेस का। और बेसिकली ये तुमको क्या देता है, बहुत सारी बनी बनाई चीजें दे देता है, जिससे तुम्हारा जो डेवलपमेंट है फास्ट हो जाता है फ्रंट एंड में। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बेसिक तरीके से हम लोग एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके फ्रंट एंड डेवलप नहीं करते हैं। हम लोग कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा रिएक्ट जेएस, एंगुलर, लारावेल वगैरह। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट जेएस। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अभी सबको कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा है सबको। यस, तो चलो अब देखते हैं थोड़ा सा, इसको करके देखेंगे तो ज़्यादा एक्चुअल आइडिया लगेगा। तो तुमको क्या करना है, पहले तो तुम्हारे सिस्टम में नोड जेस इंस्टॉल होना चाहिए। नोड जेस इंस्टॉल है तुम्हारे सिस्टम में, नोड जेस। ठीक है, नोड जेस इंस्टॉल है, चलो अच्छी बात है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकर एक कमांड लिख सकते हो। पहले सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कोई भी फोल्डर ले लो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो कोई भी फोल्डर में। ठीक है, अब तुमको कमांड चलाना है एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, क्या कमांड चलाना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखने का, तो स्पेस डालो एंड प्रोजेक्ट का नाम लिखो, जो भी तुमको रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इधर रखता हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल। क्या रखा मैंने, रिएक्ट ट्यूटोरियल रखा। तो कमांड क्या होगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन प्रोजेक्ट का नाम। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है मेरा, रिएक्ट ट्यूटोरियल। इसको एंटर करो। अब ये क्या करेगा, ये जो कमांड है तुम्हारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ना, वो पूरा बेसिक सेटअप कर देगा, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज करने का यही फायदा होता है कि हमारा जो बहुत सारा काम है ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने एक कमांड चलाया और हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है वो पूरा रेडी हो जाएगा, और तुम उसको रन भी कर सकते हो, तुम उसका आउटपुट भी देख सकते हो बिना कुछ कोड लिखे। तो जरा मैं करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन सिस्टम स्पेसिफिकेशन। समझो मेरा तो सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, बेस्ड ऑन रैम वगैरह, प्रोसेसर वगैरह। तो अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है या पुराना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मेरा फास्ट है, थोड़ा जल्दी होते हुए दिख रहा होगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे ये प्रोजेक्ट बनने के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हो और, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, ये एरर क्या है, वर्जन का एरर है। अभी तुम वर्जन का एरर है 18 एंड 19 वर्जन, और या फिर 13 वर्जन। तो वर्जन छोड़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तुमको भी कोई एरर आए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम उसको यूज कर सकते हो। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरा रिएक्ट का फोल्डर एक बन चुका है। ठीक है, रिएक्ट ट्यूटोरियल करके इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर देखो कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस एक कमांड चलाया था। कमांड का नाम क्या था, कमांड था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर फाइल का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट ट्यूटोरियल। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया, फोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हो, रिएक्ट ट्यूटोरियल बन गया फोल्डर, और ये देखो पूरा उसके अंदर फोल्डर है। अब ये क्या है तो एक एक करके सबको समझेंगे, बट ये पूरा रेडी हो गया। जरा मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ। इसके अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ना, नो कोड, मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है। जरा इसको रन करते, रन करने के लिए क्या करोगे, npm स्टार्ट करोगे, npm स्टार्ट, और थोड़ा सा वेट करोगे रन होने के लिए। थोड़ा सा वेट करोगे। अभी इसमें एक एरर आ रहा है, जरा उस एरर को मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, वो एरर बेसिकली ये एरर है कि ये बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल करो, npm दिस एंड दिस मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तुमको ये सॉल्यूशन भी दे रहा है, देखो इधर एरर था ना, तो देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो npm इंस्टॉल वगैरह समथिंग। अगर ये तुमको एरर मिला तो करना, नहीं मिला तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिला तो करना है, नहीं जो नहीं मिला तो करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया मेरा काम, काम खत्म। तो प्रोजेक्ट रेडी हो गया हमारा, देख सकते हो ये डिफॉल्ट पेज है रिएक्ट जेएस का।
जब भी तुम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हो और उसको रन करके देखोगे तो तुमको ये वाला पेज दिखेगा। ये डिफ़ॉल्ट पेज है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज। ठीक है, इतना समझ में आया कि इसको कैसे रन करना है। npm स्टार्ट लिख के रन कर सकते हो। जरा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के साथ। ओपन कर लेता हूँ इसको मैं वीएस कोड। शो मोर ऑप्शंस ओपन विथ कोड। तो मैंने इसको वीएस कोड के साथ इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है एक। अब ये कैसे कैसे है देखो। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पहले मैं इधर एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड। तो बोल रहा है कि आप src फोल्डर के अंदर app.js करके एक फाइल है, उसको एडिट करो और उसको सेव करो और रीलोड करके देखो। ऐसा ये बोल रहा है। तो जरा करके देखते हैं। src करके एक फोल्डर है, उसमें app.js करके एक फाइल है, उसको मैं एडिट करके देखता हूँ। समझो यहाँ पर जो कोड है मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा। तो अभी ये जो पेज हमारा ब्लैंक हो गया, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कोड लिखा था हमने उसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो ये पेज क्या हो जाएगा, पूरा ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और चीज, रिएक्ट का एक और फीचर है, नाम है उसका सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट की मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। मीन्स रिएक्ट के अंदर ना सिर्फ एक ही एच फाइल होगा, ओनली ए सिंगल एच फाइल। तो अभी तुम बोलोगे कि सर तो बहुत सारे पेजेस को हमको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यस, हम लोग एक सिंगल एचटीएमएल फाइल होगा, बट हम बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एक कंटेंट लिखता हूँ, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैंने लिखा, इसको सेव किया। रन रन कर, कुछ नहीं करना, एक बार रन कर दिए, सर्वर चल रहा है, देख सकते हो। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट तुमको लिखकर मिल रहा होगा। वहाँ पर हमने चेंजेस किए, यहाँ पर तुमको मिल रहा है। यहाँ पर जो भी चेंजेस करोगे तुमको देखने को यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। अभी चलते हैं, एक एक करके सब कुछ समझते हैं ये क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है वगैरह। तो सबसे पहले मैं चालू करना चाहूँगा अपने नोड मॉड्यूल से। ठीक है। अब ये नोड मॉड्यूल्स क्या है, तो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली तुम्हारा पूरा लाइब्रेरी है। मतलब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए तुमको जो भी लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा लाइब्रेरी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर तुमको एक और फाइल मिलेगा जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल है। अभी एक एक करके समझाता हूँ। जरा पैकेज डॉट जेसन को ओपन किया मैंने। इसके अंदर तुमको क्या देखने को मिलेगा, नेम, तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, प्रोजेक्ट का वर्जन होगा, और कुछ डिपेंडेंसीज के नाम होंगे कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए। कुछ कमांड्स होंगे, स्क्रिप्ट में कुछ कमांड्स है, जैसे कि रन करने के लिए एनपीएम स्टार्ट लिखना पड़ता है, एनपीएम बिल्ड, एनपीएम टेस्ट वगैरह। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें लिखी गई है। तो ये पैकेज डॉट जेसन है क्या, कोई कुछ बोल रहा था, किसी को कुछ बोलना है, कुछ बोलना है किसी को, नहीं। तो ये पैकेज डॉट जेसन है क्या वो बताता हूँ। तो देखो, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ना तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लाइब्रेरी चाहिए, वो लाइब्रेरी बेसिकली पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेंशन किया जाता है, डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी का मेंशन है कि कौन सा लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। राइट, यहाँ पर सारा लाइब्रेरी, सारा डिपेंडेंसी हमने बता दिया। बट फिर ये तो पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है, तो अभी जरा ये समझते हैं। देखो, ये एक लाइब्रेरी है, राइट, ये एक लाइब्रेरी है। बट इस लाइब्रेरी को रन करने के लिए भी ये किसी दूसरे लाइब्रेरी पर डिपेंड होगा। समझ रहे हो, पर्टिकुलर लाइब्रेरी, ठीक है, बट ये लाइब्रेरी को अगर रन होना है तो इसको कोई दूसरा लाइब्रेरी भी यूज करना पड़ेगा। राइट ना, सब लाइब्रेरीज या फिर डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब तो ये लाइब्रेरी को रन करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है वो सारा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर लिखा जाता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो इसको समझ सकते हो, ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना, उसमें क्या लिखा है, सिर्फ जो डिपेंडेंसीज है, जो लाइब्रेरीज है, बस उसका नाम लिखा है। समरी पार्ट, समरी, समरी बोल सकते हो। और ये जो पैकेज लॉग डॉट जेसन है उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन है, वो समरी का पूरा डिटेल्ड वर्जन। ठीक है, पूरा डिटेल्ड वर्जन तुमको इसके अंदर पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगा कि कौन सा लाइब्रेरी है, फिर वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी किस किस लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें। तो डिटेल्ड वर्जन ये पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर। ये समझ में आ रहा है, पैकेज डॉट जेसन समझ में आया कि उसमें जो भी लाइब्रेरी हमको चाहिए प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर होगा। पर वो जो लाइब्रेरी हमको लग रहा है, ठीक है, जो भी मेंशन किया है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, वो जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो भी किसी दूसरे लाइब्रेरी पे डिपेंड होगा। उसको रन होने के लिए भी कोई दूसरा लाइब्रेरी लगेगा। राइट।
तो उसको रन होने के लिए जो जो लाइब्रेरी लगने वाला है वो पूरा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर होता है। तो तुमको ऐसे समझ सकते हो, पैकेज डॉट जेसन जो है वो एक समरी पार्ट हो गया, लाइब्रेरी का समरी पार्ट, ठीक है, समरी हो गया। और जो पैकेज लॉग डॉट जेसन है वो पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, पूरा लाइब्रेरी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, समझो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मतलब नॉर्मल एग्जांपल, जिसके समझो आपको चाय बनाने का है, चाय, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया चाय बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चाय बनाने का है, तो मैंने पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिख दिया चाय, या टी लिख दिया, ठीक है, टी। बट वो जो टी है उसको बनने के लिए, ठीक है, वो उसको चीजें कुछ सही रहेंगी, जैसे कि उसको दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और भी चीजें चाहिए रहेंगी, ठीक है, अदरक चाहिए। तो कुछ वो जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स है, या फिर वो चाय बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, या फिर चाय बनने के लिए वो किस पे डिपेंड है, वो सारी चीजें कहाँ लिखी होंगी, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर लिखा है, पैकेज लॉग डॉट जेसन। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा गया है कि चाय बनाने का है, चाय बनाने का है मेरे को, ठीक है। बट चाय बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो पूरा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर लिखा हुआ है, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये जो नोड मॉड्यूल्स है वो क्या है, तो नोड मॉड्यूल्स बनता है ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट का बनाए ना, वो पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो गया, जिसके अंदर पूरा लाइब्रेरी पड़ा हुआ है। अगर हम नोड मॉड्यूल्स को डिलीट भी मार देते हैं ना, समझो नोड मॉड्यूल्स को मैंने मार दिया डिलीट, ठीक है, बट फिर पैकेज डॉट जो जेसन ये जो है और पैकेज लॉग डॉट जेसन है, इसकी मदद से मैं नोड मॉड्यूल्स को वापस से क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ npm इंस्टॉल कमांड। तो हमारे पास एक कमांड होता है npm इंस्टॉल। जैसे हम npm इंस्टॉल चलाते हैं वैसे क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन इन दोनों के बेसिस पर वो क्या करता है, नोड मॉड्यूल्स को वापस से जनरेट कर देता है, नोड मॉड्यूल्स को। तो अगर तुमको पता होगा कि गिटहब के बारे में, गिटहब के बारे में पता होगा, तो जब भी हम अपना रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो जब भी हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं, उस समय नोड मॉड्यूल्स को हम लोग नहीं डालते, क्योंकि देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर कितने सारे फाइल्स हैं और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है गिटहब पे डालने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, पैकेज पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज लॉग डॉट जेसन है, अगर ये दोनों फाइल है ना, तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नोड मॉड्यूल्स को वापस से जनरेट कर सकते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स को हम लोग को गिटहब पे पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए नोड मॉड्यूल्स को क्या किया जाता है, गिट इग्नोर किया जाता है, गिट इग्नोर, गिट इग्नोर देखे होगे, यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल्स लिखा गया है। अभी गिट इग्नोर क्या है, तो गिट इग्नोर एक फाइल होता है जिसके अंदर हम बताते हैं कि कौन से फाइल को इग्नोर मारना है गिटहब पे पुश करने के लिए। तो जब भी तुम इस गिट कोड को गिटहब पे पुश करोगे ना, उस समय ना इसमें गिट इग्नोर के अंदर तुमने जो भी मेंशन किया होगा वो सारे फाइल इग्नोर हो जाएगा, वो सारा फाइल गिटहब पर नहीं जाएगा, राइट, वो सारा फाइल गिटहब पर नहीं जाएगा, वो इग्नोर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर देखो हमने नोड मॉड्यूल्स भी बता रखा है कि नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर है ना, उसके अंदर जो भी कुछ है उसको गिटहब पे नहीं डालना है, ठीक है, गिटहब पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा फिर, पैकेज डॉट जेसन जाएगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन जाएगा। और जब भी हमको इस प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा, मतलब रन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, हम क्या करेंगे, वापस से नोड मॉड्यूल्स फाइल फोल्डर को जनरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ npm इंस्टॉल कमांड। npm इंस्टॉल कमांड चलाएंगे, ये जो फोल्डर है वो वापस से जनरेट हो जाएगा, और हम देन अपना उसका प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ npm स्टार्ट कमांड, रन कर सकते हैं। ये कुछ चीजें समझ में आई, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोल सकते हो, वापस से समझा सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है। तुमको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से उसको समझाना है कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या होता है, लॉग लॉग फाइल के अंदर क्या होता है, देन नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। और ये भी पूछ सकते हैं, अगर नोड मॉड्यूल्स को मैंने डिलीट मार दिया तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो सकता है क्या, या फिर मैं वापस से नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जनरेट कर सकता हूँ क्या, यस वी कैन जनरेट विद हेल्प ऑफ npm इंस्टॉल कमांड। या फिर उसको और भी अच्छा समझाना है तो जो मैंने एग्जांपल दिया ना, टी का, चाय का एग्जांपल दिया मैंने, तो वो भी एग्जांपल तुम दे सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझानी है किसी को भी, तो आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाओगे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, भले वो इंटरव्यूअर क्यों ना हो, किसी को भी तुम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा सकते हो। तो अभी मुझे बताओ तुमको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो मैं वापस से समझाता हूँ। नोड मॉड्यूल्स का यूज़ क्या है सर, ओके, नोड मॉड्यूल्स का यूज़ क्या है सर। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही पूरा लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, बस उसके नाम लिखे हैं, जरा समझो। पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या है, नाम लिखा है, कौन से लाइब्रेरी लगने वाले हैं और उसका वर्जन मेंशन किया गया है। और वही लाइब्रेरी का डिटेल्ड वर्जन क्या बोलते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मेंशन किया गया है। पर वो लाइब्रेरी है किधर, वो लाइब्रेरी बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, ठीक है। ये तुम जो दिख रहा है ना, वो क्या है, पूरा लाइब्रेरीज है। तो लाइब्रेरीज एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइब्रेरीज बोलो, डिपेंडेंसीज बोलो, वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन या फिर पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर क्या है, जस्ट वो लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है,
मीन्स कौन सा वर्जन है, या फिर वो लाइब्रेरी किस कौन से डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती है, या कौन से लाइब्रेरी पे डिपेंड है, ये सारा चीज़ लिखा गया है। बट वो एक्चुअल लाइब्रेरी है किधर? नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर है। समझ रहे हो? नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी किधर है? नोड मॉड्यूल्स में। तो इतना समझ में आया सबको? तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसमें याद रखना। इस पे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। चलो, अगर तुमको इतना समझ में आ गया, गिट इग्नोर के बारे में भी समझ लो। गिट इग्नोर एक फाइल है जिसके अंदर हम जो भी मेंशन करेंगे, जो जो फोल्डर का नाम लिख देंगे या फाइल का नाम लिख देंगे, वो फाइल इग्नोर हो जाएगा। मीन्स वो फाइल गिटहब पे नहीं जाएगा। ठीक है, गिटहब पे जब तुम कोड पुश करोगे तो वो फाइल इग्नोर हो जाने वाला है, गिटहब पे नहीं जाएगा। तो इसका यूज है तुम्हारा गिट इग्नोर का। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, नाम जैसे कि बता रहा है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर जरा देखो, इसके अंदर तुमको मिलेगा एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्या मिलेगा? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मिलेगा। तो जो रिएक्ट प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर एक सिंगल एच टी एम एल फाइल होता है, डेट इज द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक सिंगल एच टी एम एल फाइल है, इसलिए इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। रिएक्ट जेएस की मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए ही क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेज होता है, सिंगल पेज होता है एचटीएमएल का, इसलिए इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर एचटीएमएल का फाइल है और इसके अंदर कुछ बेसिक सा कोड है। ठीक है, जरा देखो, ये अपना डॉक टाइप हो गया, एचटीएमएल हो गया, हेड सेक्शन हो गया, और नीचे हेड सेक्शन इधर बंद है, यहाँ पर टाइटल हो गया, टाइटल, ये इधर हेड सेक्शन बंद है, ये बॉडी सेक्शन है। और बॉडी सेक्शन के अंदर एक डिफ कंटेनर बना रखा है, डिफ कंटेनर, और उसका आईडी दे रखा है रूट। ठीक है, आईडी क्या दे रखा है? रूट दे रखा है। जरा इसको समझो, आईडी क्या दिया है? रूट। अब जरा मैं थोड़ा सा एसआरसी को ओपन करता हूँ और उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस को ओपन करता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जब मैंने ओपन किया, लाइन नंबर 7 को जरा देखो, लाइन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी रूट। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है ना, एचटीएमएल के अंदर जो रूट करके जो आईडी हमने डाला है उसको एक्सेस कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, वो एलिमेंट इधर आ गया। तो रूट की मदद से हमने वो एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट के अंदर हमने क्या रेंडर करवाया? ऐप डॉट जेएस को रेंडर करवाया। ये देखो ऐप, ये जो है ना, इसको रेंडर करवाया हमने, इसको ऐप को रेंडर करवाया। अभी ऐप क्या है? देखो, ये ऐप यहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये उसका फाइल का नाम हो गया डॉट स्लैश ऐप, मतलब ये ऐप डॉट जेएस, यहाँ पर जो तुमको ऐप डॉट जेएस दिख रहा है वो इधर लिया गया है। ठीक है, ऐप डॉट जेएस को इधर लिया गया है। मीन्स जब भी तुम इंडेक्स डॉट एच ओपन करोगे, वो इंटरनली किसको कॉल करेगा? इंडेक्स डॉट जेएस को कॉल करेगा। और इंडेक्स डॉट जेएस में हम क्या करेंगे? वो जो अपना आईडी है रूट करके उसको एक्सेस करेगा, और उसमें क्या रेंडर करेगा? वो रेंडर करेगा ऐप को। रेंडर मतलब डिस्प्ले करवाना, शो करवाना। ठीक है, तो लोड, या फिर लोड बोल सकते हो, लोड करवाना। तो ऐप, ये जो फोल्डर है, मतलब ऐप करके जो फाइल है, या फिर कंपोनेंट बोल सकते हो, ये ऐप करके जो कंपोनेंट उसको लोड करेगा। तो देखो ऐप, ये ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? तो ऐप वाले जो फाइल है ना, वहां से आ रहा है, मतलब ऐप डॉट जेएस से आ रहा है। ऐप डॉट जेएस को ओपन करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो बेसिकली एक फंक्शन बना है, ऐप नाम का फंक्शन है, ऐप नाम का। और वो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? एचटीएमएल का कोड रिटर्न कर रहा है, एचटीएमएल का कोड। तो बेसिकली यही चीज होती है जावा, इसके अंदर रिएक्ट के अंदर क्या है, हम लोग के पास मतलब एक सिंगल फाइल है एचटीएमएल का। बट अगर समझो हमको मल्टीपल पेजेस बनाने हैं या मल्टीपल एचटीएमएल की कोडिंग करनी है डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए, तो बेसिकली हम लोग जेएस का फाइल बनाते हैं। किसका फाइल बनाते हैं? जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और ये जावा स्क्रिप्ट का कोड क्या करता है? बेसिकली ना, हम लोग इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हैं, एचटीएमएल की कोडिंग। ये इसका फायदा है। मीन्स हमने एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया और वो क्या करता है? एचटीएमएल का कोड रिटर्न करता है, मतलब एचटीएमएल का कोड देगा। मीन्स ये जो कोड है ना, पर्टिकुलर कोड, वो कहाँ पर आ गया? इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ गया, इधर आ गया इंडेक्स डॉट जेएस में। और ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, मतलब यहाँ पर रेंडर होगा इस तरीके से। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है? पहला तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लोड हुआ, जिसकी मदद से ये जो रूट है ना, ये कॉल करेगा तुम्हारा इस फाइल को, इंडेक्स डॉट जेएस को। पर इसमें से कॉल होगा तुम्हारा ऐप डॉट जेएस, और ऐप डॉट जेएस में फिर जाएगा जो भी कोड होगा, यहाँ पर जो भी कोड है वो चला जाएगा वापस से तुम्हारा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और ये वापस से आ जाएगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, और यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, तो भी जो भी तुम्हारा कंपोनेंट होगा रेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो पेज है हमारा एचटीएमएल का, वो एक सिंगल ही पेज रहेगा, इसलिए इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। बट अगर हमको मल्टीपल फाइल्स बनाने या मल्टीपल पेजेस बनाने, तो हम लोग क्या करेंगे? जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जावा स्क्रिप्ट। और उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हैं, एचटीएमएल की कोडिंग। इतना समझो। अब बेसिकली तुम समझ रहे होगे कि कैसे कैसे फाइल बनाएंगे, उसका टेंशन मत लो, हम फाइल बनाएंगे तो तुमको डेफिनेटली उसका समझ में आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीखने वाले हैं। तो बेसिक फिलहाल तो इतना ही समझो, जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये प्रोजेक्ट रन करता है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं समझा रहा हूँ अभी फिलहाल। इसमें तुमको कुछ एक और फाइल मिलेगा जिसका नाम है इंडेक्स डॉट सी एस एस।
इंडेक्स डॉट सी एस एस मिलेगा एंड ऐप डॉट सी एस एस मिलेगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस। अब ये दोनों क्या है, तो ये बेसिकली ना ग्लोबल फाइल है। क्या नाम है, ग्लोबल फाइल। अगर समझो तुमको कोई सी एस एस लिखना है जो ग्लोबली जितने भी पेजेस है सब पे अप्लाई होना चाहिए ग्लोबली, ठीक है। अगर तुमको कोई सी एस एस ग्लोबली अप्लाई करना है जितने भी पेजेस है, तो तुम इंडेक्स डॉट सी एस एस या फिर ऐप डॉट सी एस एस का यूज कर सकते हो। अब ये दोनों का यूज कैसे कर सकते हो, देखो इंडेक्स डॉट सी एस एस का यूज करोगे ना तो वो तुम्हारा लगा हुआ है इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर, राइट। और ऐप डॉट सी एस एस लगा हुआ है तुम्हारा ऐप के ऊपर, मतलब ऐप डॉट जेएस के ऊपर। और यही एक साथ फाइल है जो सिंगल फाइल है जो बेसिकली उधर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो तुम चाहे तो ऐप डॉट सी एस एस का यूज कर लो, चाहे तो तुम इंडेक्स डॉट सी एस एस का यूज कर लो, वो दोनों ग्लोबल फाइल होते हैं। तो उसमें जो सी एस एस लिखोगे वो ग्लोबली जितने भी पेजेस तुम बनाओगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें तुम ग्लोबल सी एस एस लिख सकते हो। तो चलो इतना तो हमने किया, अब थोड़ा बहुत चेंजेस और बेसिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे कि रिपोर्ट, वेब वाइटल्स एंड सेटअप, ये बेसिकली टेस्टिंग से टेस्टिंग से रिलेटेड है। और हम इधर टेस्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है, टेस्टिंग का जाने दो। हमारा जो काम रहेगा ना वो बेसिकली ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जे एस या फिर पब्लिक फोल्डर, इसी में रहेगा, ठीक है। और बाकी ये जो फोल्डर जो दिख रहे हो तुमको, रिपोर्ट वाला, ये सेटअप है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको जाने दो। तो अभी क्या करता हूँ ना, मैं कुछ कोड करके दिखाता हूँ, जैसे कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ, उससे तुमको समझेगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, अब जो रिएक्ट के अंदर है ना, हम लोग कंपोनेंट जो होता है दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं। पहला तो है हमारा फंक्शन कंपोनेंट, दूसरा है क्लास कंपोनेंट, क्लास। तो पहले कैसा था, पहले रिएक्ट के अंदर ना सिर्फ क्लास कंपोनेंट चलता था, क्लास, ओनली क्लास कंपोनेंट अवेलेबल था पहले, ठीक है। पर कैसा हुआ कि क्लास कंपोनेंट, मतलब फिर उसके बाद कुछ थोड़े समय बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई एंड फंक्शन कंपोनेंट लाया गया, फंक्शन कंपोनेंट। क्योंकि देखो, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोडिंग करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बना के कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपर थे उनको कैसा लगा कि क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्लास में हम लोग क्या करना है, बार बार दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है हर जगह, दिस कीवर्ड। तो क्लास कंपोनेंट बार बार दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है और थोड़ा सा उसका थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इसलिए बाद में फंक्शन कंपोनेंट आया, और फंक्शन कंपोनेंट में काम करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है। उसमें ना तो दिस कीवर्ड यूज करना है, ना तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जो भी वेरिएबल्स वगैरह बना रहे हो उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने पेज के अंदर। तो फंक्शन कंपोनेंट का ये फायदा है। तो बेसिकली हम लोग दोनों को समझेंगे। हम लोग फंक्शन कंपोनेंट पे भी काम करके देखेंगे, क्लास कंपोनेंट पे भी काम करके देखेंगे, दोनों कंपोनेंट पे काम करके देखेंगे। बट ज्यादा यूज हम लोग फंक्शन कंपोनेंट का करेंगे, ज्यादा यूज फंक्शन कंपोनेंट का करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, तुमको फंक्शन कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। तो कैसे बनाओगे, देखो एसआरसी है ना, एसआरसी पे यहाँ पर एक फाइल बना लो जिसका नाम तुमको जो भी रखना है तुम रख सकते हो, ठीक है, जो भी रखना है। इसका नाम तुम डॉट जेएस से भी सेव कर सकते हो, इस फाइल को डॉट जेएस, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का आइकन होगा, या फिर तुम इसको डॉट जेएसएक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डॉट जेएसएक्स बेसिकली रिएक्ट के लिए होता है, तो जेएसएक्स लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चलेगा। चाहे तो जेएस से सेव करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेएसएक्स से भी सेव कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इधर काम करेगा, ठीक है। अब इधर कोड कैसे करना है वो बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ अगर दिख रहा होगा, और इसको थोड़ा सा इधर मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब करना कैसे है, पहले तो लिखना है फ्रॉम रिएक्ट, ये नहीं, फ्रॉम रिएक्ट नहीं होता, इंपोर्ट रिएक्ट होगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, और सिंगल कोड के अंदर रिएक्ट, इस तरीके से। तो पहले जो रिएक्ट लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करो, कर लिया इंपोर्ट। उसके बाद बनाने का फंक्शन, फंक्शन काउंटर, और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से फंक्शन कंपोनेंट बनाने का, क्या बनाने का, फंक्शन कंपोनेंट बना लिया। उसके बाद ये कंपोनेंट क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ। डिव कंटेनर एक रिटर्न कर देता हूँ जिसमें मैंने लिख दिया H1 में ये काउंटर कंपोनेंट है, काउंटर लिख दिया मैंने इस तरीके से। ये कुछ चीज़ें समझ में आई। ये मैंने क्या किया, पहले तो मैंने जो रिएक्ट लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस का ओपनिंग क्लोजिंग, करली ब्रेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग। अब ये फंक्शन क्या करता है, एक कंपोनेंट को रिटर्न करता है, एचटीएमएल कंपोनेंट को रिटर्न करता है, कंपोनेंट। तो रिटर्न के अंदर इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कंपोनेंट को रिटर्न कर सकते हो, एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हो इसके अंदर। तो चलो मैंने इधर एचटीएमएल की कोडिंग कर दिया। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो फाइल है ना मुझे इधर यूज करना है, ऐप डॉट जेएस के अंदर यूज करना है। कैसे करूंगा, तो देखियो यहाँ पर क्या करोगे, तुम इंपोर्ट करोगे, इसको इंपोर्ट करोगे, काउंटर वाले को इंपोर्ट करोगे, काउंटर को इंपोर्ट करोगे फ्रॉम डॉट स्लैश काउंटर को इंपोर्ट किया तुमने इस तरीके से, काउंटर जो था उसको तुमने इंपोर्ट किया। और इधर काउंटर क्या कर सकते हो, तुम यूज कर सकते हो, जैसे जैसे कि तुम HTML टैग लगाते हो ना,
बिल्कुल उसी तरीके से तुम काउंटर कंपोनेंट को इधर इंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इंक्लूड कर लेने का काउंटर कंपोनेंट को। इंक्लूड कर लिया हमने, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया हमारा काम। क्या अभी रन होगा? चलो देखते हैं। थोड़ा बहुत एरर मिलेगा। एरर मिल रहा है, एरर दिखाता हूं मैं तुमको। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज काउंटर वाज नॉट फाउंड इन काउंटर मॉड्यूल एज नो एक्सपोर्ट। तो बेसिकली इस तरीके से तुम यूज नहीं कर सकते हो। तो कैसे यूज करना पड़ेगा? तो देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने काउंटर कंपोनेंट बनाया और इस काउंटर कंपोनेंट को दूसरे फाइल में यूज कर रहे हो, राइट? दूसरे फाइल में यूज कर रहे हो। तो तुमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ से ये जो कंपोनेंट है ना, उसको एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट वो भी डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, डीई, डिफॉल्ट की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा मैंने, DEFAULT डिफॉल्ट ना। तो ये जो कंपोनेंट तुम्हारा, उसको एक्सपोर्ट करना है बाय डिफॉल्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने का, और फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, दूसरे फाइल में उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने इधर क्या किया, इंपोर्ट किया उसको। हम्म। अभी इसको रन करके देखते हैं, अभी आउटपुट आ रहा है क्या? ठीक है, अभी देखो इधर आउटपुट आ चुका है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट काउंटर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और इसको मुझे बंद करना है, कैसे बंद करूं मैं इसको? ऐड कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। क्लीन अप दिस कोड। ठीक है, काउंटर पे जाता हूँ। ऐसा बंद होगा, ठीक है, मैं तो इसको रिजेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल Z। ठीक है, खत्म कर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम करोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे इसको, इंपोर्ट। और उसको यूज कर सकते हो जैसे कि तुम HTML का टैग यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यूज करना है। अब देखो, अभी तुमने आउटपुट देख ही चुका होगा, ऊपर लिखा है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देन लिखा है काउंटर। अब ये काउंटर कहाँ से आ रहा है? तो काउंटर बेसिकली यहाँ से आ रहा है, और काउंटर हमने यहाँ पर बना रखा है बेसिकली। तो हमने क्या किया है, ये कंपोनेंट है, काउंटर नाम का एक कंपोनेंट बना रखा है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, और कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, app.js के अंदर, हम ये जो मेन फाइल है अपना एप्लीकेशन का मेन फाइल है app.js, इधर हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे इस तरीके से। अब चलो काउंटर कंपोनेंट जो है, उसके अंदर कुछ बना के भी देखते हैं, अभी तक कुछ बनाया नहीं है, चलो बनाते हैं। तो ये हमारा काउंटर ऐप होगा, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट का जब प्रैक्टिस किया था ना, जब टास्क हमने किया था, तो उसके अंदर हमने काउंटर ऐप बनाया था, राइट? तो यहाँ पर भी हमको काउंटर ऐप बनाने का है अच्छे से, तो बनाते हैं काउंटर ऐप। अब काउंटर ऐप में क्या होता है, समझो मैंने एक बना दिया H1 में, एक काउंट रहेगा हमारा। काउंट का वैल्यू क्या है, काउंट। तो हमारा काउंट का वैल्यू रहेगा बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा काउंट का वैल्यू जीरो है। हम लोग क्या करेंगे, तीन बटन्स बना लेते हैं। तो बटन बनाना चालू करता हूँ। पहला बटन है हमारा, इसके अंदर मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट। एक दूसरा बटन बनाता हूँ जिसके अंदर लिखूंगा मैं डिक्रीमेंट। एंड तीसरा बटन होगा रीसेट का। ठीक है, रीसेट का बटन है। तो मैंने तीन बटन बना लिए, इंक्रीमेंट का बटन है, डिक्रीमेंट का बटन है, रीसेट का बटन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, अभी इनको फंस मतलब इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये जो जीरो है वो बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए बाय वन। डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये जीरो है, डिक्रीमेंट होना चाहिए बाय वन। रीसेट पे क्लिक करूंगा तो ये जीरो पे रीसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, रीसेट टू जीरो। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं। तो बेसिकली क्या करूंगा, जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट में भी करके दिखाया था। क्या किए थे हमने, हमने कुछ क्या बोलते हैं फंक्शन बनाए थे, जैसे कि इंक्रीमेंट करके फंक्शन था, डिक्रीमेंट करके फंक्शन था, रीसेट करके फंक्शन था। वैसे ही तुमको यहाँ पर भी क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं कुछ फंक्शन बनाता हूँ। अब इधर फंक्शन लिखने का थोड़ा सा लाइक सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो तुमको नाम लिखना है। अभी मैं इधर इंक्रीमेंट लिखना चाहता था ना, इंक्रीमेंट क्या लिखना है, फंक्शन का नाम लिखो इंक्रीमेंट, जो भी तुमको लिखना है लिख सकते हो। ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर तुमको एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एरर इस तरीके से एरर मिलेगा, तो क्या करना है तुमको, थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है। इधर लिखना है कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पर लगाना इक्वल टू, और यहाँ पर लगाना ऐसा एरो। ठीक है, इस तरीके से तुमको क्या करना है, इधर फंक्शन बनाना है इस तरीके से। बना लिया फंक्शन, देखो ये फंक्शन हमारा रेडी है। अब इसके अंदर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो चीज है ना, इसको मुझे चेंज करना है। तो तुमको याद होगा हमने जावास्क्रिप्ट में कैसे किया था इसको। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया था, वेरिएबल। और उस वेरिएबल का वैल्यू क्या कर रहे थे हम लोग, इंक्रीमेंट में उसको ऐड कर रहे थे बाय +1, डिक्रीमेंट में -1 कर रहे थे, और रीसेट में हम लोग उसको जीरो कर दे रहे थे। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। अब बेसिकली ना रिएक्ट के अंदर हम वेरिएबल नहीं बना सकते। जो वेरिएबल होता है हम नहीं बना सकते वेरिएबल। तो हम उसके जगह पे क्या बनाते हैं, तो हम उसके जगह पर स्टेट बनाते हैं। स्टेट, स्टेट क्या होता है, तो स्टेट एक वेरिएबल ही जैसा काम करता है। बना के दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो आपको लिखना है कॉन्स्ट, उसके अंदर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और तुम्हारा जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखने का है। बेसिकली स्टेट बोलोगे तो क्या बोलोगे, स्टेट। इधर वेरिएबल ना बोल के इसको स्टेट बोला जाए तो अच्छा है, स्टेट बोलोगे। तो मैंने एक स्टेट बना लिया काउंट करके।
और एक फंक्शन बना लूंगा जिसका नाम मैं जो चाहे वो रख सकता हूँ फिलहाल, मतलब स्टैंडर्डली हम लोग उसको रखेंगे सेट काउंट, जैसे कि जो स्टेट है उसका नाम है काउंट, तो जो फंक्शन बनेगा उसका नाम रखेंगे स्टेट काउंट, मतलब सेट काउंट। और फिर लिखेंगे इक्वल टू यूज स्टेट लिखूंगा, और उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं डाल दूंगा जीरो। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ये जो अपना स्टेट है उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जीरो है, राइट, जीरो उसका वैल्यू है। तो देखो अभी ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है, ये हमारा एक स्टेट है, और ये स्टेट कहाँ से आता है, देखो रिएक्ट से आ रहा है, रिएक्ट से। तो रिएक्ट से ये स्टेट आ रहा है यूज स्टेट, और उसका यूज करके हमने एक स्टेट क्रिएट किया। अब स्टेट क्या होता है, नॉर्मली तुम जावास्क्रिप्ट में समझ सकते हो, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। तो ये बिल्कुल वेरिएबल के जैसे ही काम करता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक अ टेम्परेरी स्टोरेज, राइट। तो अभी देखो क्या किया, लिखा है मैंने, कॉन्स्ट लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हमारा स्टेट का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, और ये फंक्शन का नाम हो गया। इधर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया मैंने। समझो जब भी तुमको इसका वैल्यू मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई या चेंज करना है, अपडेट करना है, तो तुमको ये फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। बिना इस फंक्शन के तुम इस वैल्यू का चेंज नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है तुम उसको अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते विदाउट दिस फंक्शन। तुमको इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। इसलिए जब हम स्टेट बनाते हैं तो इस तरीके का सिंटेक्स है, ये हमारे स्टेट का नाम हो गया, और वो फंक्शन का नाम है स्टेट को चेंज करने के लिए। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। ये जो अपना फंक्शन था ना, वहां पर लिखेंगे हम लोग काउंट सेट काउंट, और जो हमारा काउंट है ना उसका वैल्यू कर देंगे +1, इस तरीके से, ठीक है। तो वो जो फंक्शन था, मतलब वो जो फंक्शन था वो हमने यूज किया, और उधर काउंट का वैल्यू बढ़ा दिया, काउंट +1। तो ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू रहेगा ना, ये जो वैल्यू है वो चला गया काउंट के अंदर, ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हमने इंक्रीमेंट वाला फंक्शन बना दिया। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये जो स्टेट अकाउंट मैं इधर डिस्प्ले करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इस तरीके से, ऐसा करली ब्रेसेस लगाने का, और उसमें तुम वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, और ये वेरिएबल क्या होगा, उधर डिस्प्ले हो जाएगा, उसका जो भी वैल्यू रहेगा। जरा चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, इधर देख सकते हो अभी तुमको काउंट कितना दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। जरा मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, इंक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये जो हमने फंक्शन बनाया है वो हमने यूज नहीं किया है, राइट। तो हमको उसको यूज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ऑन क्लिक लगाकर, ऑन क्लिक लगाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कैमल केस कन्वेंशन में लिखा जाता है, कैमल केस कन्वेंशन। तो इधर क्लिक करने का, ये कैमल केस कन्वेंशन में लिखा है, जो पहला वर्ड है वो पूरा छोटा, जो सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन। अब इसके अंदर तुम कैसे लिखोगे, ऐसा पैरेंथेसिस लगाओगे, एरो साइन बनाओगे, और उसके अंदर तुम अपना फंक्शन पास कर सकते हो इस तरीके से। मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन क्या कर दिया, पास कर दिया। जब भी तुम इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट फंक्शन चलेगा, इंक्रीमेंट फंक्शन में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं इसको प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से हम डिक्रीमेंट का बना लेते हैं, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का कैसे बनाएंगे, सिंपल है, कॉन्स्ट लिखूंगा, डिक्रीमेंट, DECREMENT, डिक्रीमेंट। ये मेरा फंक्शन बनाने का सिंटेक्स अलग है थोड़ा सा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा एरो बनाऊंगा, एरो की तरह, एंड इसको ओपनिंग क्लोजिंग। इसके अंदर क्या करूंगा, जो हमारा सेट काउंट है उसको -1 कर दूंगा, सेट काउंट, काउंट -1। अब रीसेट करना है तो वापिस से लिखूंगा कॉन्स्ट रीसेट, एक एरो फंक्शन बना लूंगा, इसको एरो फंक्शन भी बोल सकते हो, एरो फंक्शन। इस तरीके से एरो फंक्शन बना लो, और इसमें जो वैल्यू है उसको तुम 0 पे सेट कर सकते हो। अभी जो डिक्रीमेंट फंक्शन है, जो रीसेट फंक्शन है, उसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। इधर तो हम लगाएंगे ऑन क्लिक लगाओ, और यहाँ पर इस तरीके से डिक्रीमेंट फंक्शन को यूज कर सकते हो, डिक्रीमेंट। और इधर रीसेट फंक्शन यूज करना है तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और इधर रीसेट फंक्शन का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो इधर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट तीनों को कॉल कर लिया, जरा देखते हैं। इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, डिक्रीमेंट होगा, देखो डिक्रीमेंट हो रहा है। रीसेट पे क्लिक किया तो 0, डिक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करो, देन रीसेट करो। तो ये समझ में आया सबको, एक बार कोड देख सकते हो। हमने क्या बनाया, एक स्टेट बनाया, नॉर्मली वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बोल सकते हो। उसके बाद 3 फंक्शन बनाए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट का। और उसके बाद क्या किया, वो जो वेरिएबल था, जो स्टेट था, उसका वैल्यू डिस्प्ले करवाया। 3 बटन बनाए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट का। उस पर क्लिक होने पे, इंक्रीमेंट पे क्लिक होने पे इंक्रीमेंट फंक्शन चल रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक होने पे डिक्रीमेंट फंक्शन, रीसेट पे क्लिक होने पे रीसेट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें किसी को कोई डाउट, शुभम, शाश्वत, सिद्धि, निधि, हर्षिता, कोई डाउट किसी को कुछ? डाउट है तो यस बोलो, नहीं डाउट है तो नो बोलो, जिससे मुझे समझ में आए कि तुमको डाउट है कि नहीं है।
चलो, तो आई होप सो किसी को डाउट नहीं होगा। देखो ये कंसेप्ट बड़ा इजी है, इसको समझते हुए चलो, जब भी जैसा पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, और अगर डाउट है तो उधर ही सॉल्व करके ले लो। ठीक है, आगे बढ़ने पर डाउट नहीं आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम लोग आगे के कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसके एडवांस कंसेप्ट सीख रहे हैं और तुमको बेसिक चीज़ें नहीं है या बेसिक चीज़ में डाउट है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए जब भी जो भी टॉपिक सिखा रहा हूँ, अगर उसमें डाउट है तो उसी समय पूछ के वो टॉपिक को क्लियर कर लो, फायदेमंद रहेगा। तो आई होप सो ये समझ में आ गया हो, ठीक है, कैसे क्या काम करने का। हम्म तो अभी चलते हैं दूसरा कोई एक और कंपोनेंट बनाते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे काम करना है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एक हमने बनाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर सो हाइड कंपोनेंट, राइट, सो हाइड कंपोनेंट, तो चलो उसको भी बना के देखते हैं। तो एक मैं बना लेता हूँ सो हाइड कंपोनेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सो हाइड डॉट JSX। ये एक फाइल हो गया। अच्छा, ये फाइल तो हमने इधर बना दी, इसको मैं SRC में शिफ्ट कर देता हूँ, SRC में बनाने का। तो उस वाइड कंपोनेंट को शिफ्ट कर दिया। अब कोड लिख सकते हो, अभी तुमको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे लिखना है। तो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इम्पोर्ट रिएक्ट था, डबल टी आ गया, फ्रॉम रिएक्ट। इसको तो याद ही कर लो, सिंटेक्स को तो पूरा याद कर लो कि कैसे कैसे कोड लिखना है। उसके बाद तुमको लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, देन फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम लोग, सो आईडी हमारे फंक्शन का नाम होगा। करली ब्रेसेस ओपन करोगे, करली ब्रेसेस क्लोज करोगे, रिटर्न करोगे। रिटर्न में तुम जो भी कंपोनेंट तुमको रिटर्न करना है तुम रिटर्न कर सकते हो इस तरीके से। हाँ, एक और चीज था मैं इधर बताना भूल गया। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ। देखो, ये हमने जो भी कोड किया, मतलब जो भी HTML का कोडिंग किया, वो क्या किया, एक कंटेनर के अंदर किया, राइट। हमने एक डिफ कंटेनर बनाया, यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर क्लोज किया, एक कंटेनर बनाया। क्या मैं दूसरा भी कंटेनर बना सकता हूँ? क्या बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। ठीक है। तो ये जो HTML में, मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में हम जो कंपोनेंट बनाते हैं, वो जो कंपोनेंट होता है ना, वो क्या करता है, एक सिंगल कंपोनेंट को रिटर्न करता है। क्या करता है? एक सिंगल कंपोनेंट को रिटर्न करता है, मल्टीपल कंपोनेंट को रिटर्न नहीं कर सकता। तो जैसे कि समझो तुमने ये यहाँ पर कंपोनेंट चालू किया और ये बंद किया, राइट। तो ये HTML का जो कंपोनेंट है वो सिंगल होना चाहिए, वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तुम एक कंटेनर बनाओ और उसी के अंदर सब कुछ लिखो। अब बट यहाँ पर मैं दो कंटेनर पास कर रहा हूँ, ये एक हो गया और ये दूसरा पास हो गया, जो कि नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट के अंदर। बट समझो फिर भी मुझे कुछ कोड करना पड़ा जिसके अंदर मुझे दो कंटेनर पास करना ही करना है, HTML का दो एलिमेंट पास करना है। इसको कंटेनर ना बोल के एलिमेंट बोलो। ये एक HTML का एलिमेंट हो गया और ये एक HTML का एलिमेंट हो गया। ये दोनों एलिमेंट को मुझे रिटर्न करना है, मतलब पास करना है। बट कैसे करूँ, रिएक्ट में तो पॉसिबल नहीं है। बट रिएक्ट में एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो तुम ये फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर ओपन किया फ्रैगमेंट को, यहाँ पर फ्रैगमेंट को क्लोज किया, इस तरीके से। और फ्रैगमेंट के अंदर क्या हो गया, ये तरीके से समझो HTML का एलिमेंट ही समझ लो। यहाँ पर एक HTML का एलिमेंट चालू किया और ये HTML का एलिमेंट बंद किया, बट इसका कुछ नाम नहीं है। ठीक है, इसको फ्रैगमेंट कहते हैं हम लोग, फ्रैगमेंट। और इसके अंदर तुम जो भी जितना भी HTML का एलिमेंट बनाना बना सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीज़ मुझे तुमको बतानी थी। ये फ्रैगमेंट का तुम इधर यूज कर सकते हो मल्टीपल HTML एलिमेंट को पास करने के लिए या रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्रैगमेंट बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा H1 में लिखूंगा मैं सो हाइड, सो हाइड लिख लूंगा, सो हाइड। ठीक है। अभी समझो मेरे पास एक कंपोनेंट है, H2 में बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दो बटन है समझो, दो बटन है, BOTTON बटन। एक बटन है जिसका नाम है शो और दूसरा बटन होगा जिसका नाम होगा हाइड। ठीक है, एक बटन है शो, एक बटन है हाइड। अब ये कैसे करेंगे, देखो, शो पे क्लिक होने पे ये जो कंटेंट है वो शो होना चाहिए, हाइड पे क्लिक करने पे ये कंटेंट है हाइड होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये जो टास्क है, ये जो काम है, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था। अब जावास्क्रिप्ट में कैसे किया था, तो पहले तो हमने दो फंक्शन बना लिए थे, तो फंक्शन बना लेते हैं। कौन, एक शो करके फंक्शन होगा। ठीक है, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, शो करके एक फंक्शन बना लिया, और एक हाइड करके फंक्शन होगा, कॉन्स्ट हाइड। एक हाइड करके फंक्शन में बना रहा हूँ। ठीक है, एक शो करके बना लिया, एक हाइड करके बना लिया मैंने फंक्शन। अभी क्या करना है, तो हमने जावास्क्रिप्ट में भी एक क्या लिया था, वेरिएबल लिया था, वेरिएबल। और वो वेरिएबल का वैल्यू रखा था ट्रू। अगर वेरिएबल का वैल्यू ट्रू है तो कंपोनेंट दिखाओ, अगर वेरिएबल का वैल्यू फॉल्स है तो कंपोनेंट नहीं दिखाओ। ऐसा कुछ हमने लॉजिक जावास्क्रिप्ट में किया था, तो ये काम हमने इधर भी कर सकते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, तो समझो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फ्लैग करके, और ये रहेगा सेट फ्लैग करके एक वैल्यू रहेगा, मतलब एक फंक्शन बना लूंगा, यूज स्टेट करूंगा, यूज स्टेट।
और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करूंगा ट्रू। मतलब ये कंपोनेंट जो है दिखना चाहिए, राइट, दिखना चाहिए। जब स्लो सो पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू। मतलब फ्लैग करके जो है, तो कैसे करूंगा, सेट फ्लैग, सेट फ्लैग, सेट फ्लैग, और इसका वैल्यू कर दूंगा मैं ट्रू। और इधर क्या करूंगा, सेट फ्लैग, और इधर वैल्यू कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, सो पे क्लिक करने पे ये जो वैल्यू रहेगा फ्लैग का वो ट्रू बन जाएगा, और हाइड पे क्लिक करने पे वैल्यू जो होगा फॉल्स बन जाएगा। अब मैं इसको कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा, तो यहाँ पर पहले लगा भी देता हूँ ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक पे लगा देता हूँ मैं सो फंक्शन, और इधर मैं हाइड पे लगा देता हूँ मैं हाइड फंक्शन। ठीक है, सो फंक्शन हाइड फंक्शन। सो पे क्लिक करूंगा तो सो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हाइड पे क्लिक करूंगा तो हाइड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कंपोनेंट कैसे, इस कंपोनेंट को कैसे हैंडल करूं मैं, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंटेक्स तुमको लिखना पड़ेगा, दिख के दिखाता हूँ। तो तुमको ऐसा ब्लॉक चालू करना है, एक ब्लॉक चालू करना है, यहाँ पर तुम्हारा जो भी वेरिएबल है वो लिखना है, और तुम क्या कर सकते हो, एंड लगा सकते हो, ये एक ऑपरेटर टाइप हो गया, और इसके आगे तुम अपना कोड लिख सकते हो, जो भी तुमको कोड लिखना है। अगर ये वैल्यू ट्रू रहेगा तभी जाके ये दिखेगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स रहेगा तो नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। अगर ये ट्रू है तभी जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जरा दिखाते हैं, और ये नीचे से हटा देता हूं मैं। इस तरीके का सिंटेक्स यूज कर सकते हो। अभी चलते हैं रन कर, अच्छा, अब ये जो सो हाइड कंपोनेंट है इसको मुझे यहाँ पर रेंडर भी करवाना पड़ेगा ना, ये इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर लेता हूँ। इंपोर्ट सो हाइड कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट किया, और काउंटर के नीचे मैं क्या करूंगा, उसको डिस्प्ले करवा दूंगा काउंटर के नीचे। और इसका नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ मैं रिएक्ट ट्यूटोरियल H1 के अंदर क्या लिख देता हूँ, रिएक्ट ट्यूटोरियल H1। अच्छा, इधर HTML का टैग काम नहीं कर रहा है, इधर मैं ऐसा लिख देता हूँ, रिएक्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, या टी कैपिटल कर देता हूँ। अब देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है हमारा। देखो, रिएक्ट ट्यूटोरियल है, हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो गया हमारा काउंटर का। उसके बाद नीचे कंपोनेंट है सो हाइड का। सो पे क्लिक करूंगा तो सो होगा, हाइड पे क्लिक करूंगा तो हाइड होगा। सो पे क्लिक करूंगा तो सो, हाइड पे हाइड, सो पे क्लिक किया तो सो, हाइड पे क्लिक किया तो हाइड। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो इंक्रीमेंट हो रहा है इस कंपोनेंट में, डिक्रीमेंट पे क्लिक किया तो डिक्रीमेंट होगा, रिसेट पे क्लिक किया तो ये जीरो बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। तो इस तरीके का सिंटेक्स यूज कर सकते हो। तो बेसिकली तुमको इसमें क्या करना है ना, रिएक्ट में कोड लिखने का सिंटेक्स ही समझना है, कि अगर हमको कुछ लाइक कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, कुछ इवेंट वगैरह परफॉर्म कराना है, तो कैसे कैसे सिंटेक्स होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, वो तुमको थोड़ा समझ के लेना है। एक बार तुम पूरा समझ गए कि ये चीजें कैसे रेंडर करवानी है, कैसे डिस्प्ले करवाना है, क्या लॉजिक है, कैसे कहाँ पर फंक्शन लिखना है, फंक्शन को कैसे यूज करना है, तो बस इसके ज्यादा रिएक्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर बस इतना ही है। तो आपसे इतना समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया हूँ। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर अभी, सो हाइड कंपोनेंट में कुछ भी इशू या कुछ लाइन ऑफ कोड जो तुमको नहीं समझ में आया हो कि मैंने इसको क्यों लिखा हो, अगर ऐसा है तो बता सकते हो। अगर कुछ भी है सो कंपोनेंट के अंदर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, ऐसा कुछ, सासवा शुभम सिद्धि हर्षिता। चलो अच्छा है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो आप श्वेता तुम समझ गए होगे कि हमने क्या किया, कैसे किया, राइट। अभी चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, अभी आगे तो अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर आप तुमको समझ में आ गया हो ना, फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो, तो थोड़ा सा मैं एक रिवीजन ले लेता हूँ। तो शाश्वत, क्या तुम मुझे बता सकते हो पैकेज डॉट जेसन का पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, माइक ऑन करके मुझे बताओ, पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन। शाश्वत बता रहे हो, बोलो। बता तो ठीक रहे बट थोड़ा सा इधर मिस्टेक है। ठीक है, अभी पैकेज डॉट जेसन एक फाइल है,
जिसके अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेंशन किया जाता है इन समरी पार्ट। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? वापिस से बताता हूँ। पैकेट माइक पैकेट डॉट जेसन एक फाइल है जिसके अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो लाइब्रेरी वो डिपेंडेंसी पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेंशन की जाती है इन समरी फॉर्म। और जस्ट उसी लाइब्रेरी उसी डिपेंडेंसी का जो डिटेल्ड वर्जन होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो पार्ट होता है, वो तुमको मिलेगा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगा। राइट, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था टी बनाने का, तो समझो पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा है कि तुमको टी बनाना है। ठीक है, टी बनाने का लाइब्रेरी लिया है तुमने, टी बनाने का लाइब्रेरी है तुम्हारे पास। बट टी बनाने के लिए तुमको कुछ और भी चीजें चाहिए रहेंगी, जैसे कि तुमको चाय पत्ती चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, अदरक चाहिए, राइट। तो वो जो बाकी चीजें जो इंग्रेडिएंट है उसके, जिसके ऊपर चाय जो है, जो टी डिपेंड है, वो किधर रहेगा? पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर रहेगा। और नोड मॉड्यूल्स क्या हो गया? तो अभी जो पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज लॉग डॉट जेसन है, उसके अंदर बस उसका नाम लिखा है ना, लाइब्रेरी का बस नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बट वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट कहाँ करता है? तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। इस तरीके से। इतना समझ में आया? और ये भी याद रखना, रिएक्ट के कुछ फीचर्स। यस बोलो शाश्वत। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि रिएक्ट के फीचर क्या है, पूछा जा सकता है कि रिएक्ट क्यों यूज करना है। राइट, पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि रिएक्ट के अंदर हम कैसे करते हैं, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। उसमें कंपोनेंट बनाते हैं, और जो कंपोनेंट होता है वो रियूजेबल कंपोनेंट होता है। एक प्रोजेक्ट में अगर कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर बस एक ही एचटीएमएल फाइल होता है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो। और भी क्या बोल सकते हो कि रिएक्ट के अंदर तुमको बहुत सारी बनी बनाई लाइब्रेरीज वगैरह मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके तुम्हारा जो फ्रंट एंड का डेवलपमेंट है वो फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली दो चीज़ें बनाकर काम करते हैं, एक तो फंक्शन कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। बट क्लास कंपोनेंट अभी, अब अभी के समय में मतलब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है क्लास कंपोनेंट। जो भी कुछ बनाते हैं फंक्शन कंपोनेंट पे ही पूरा बनता है। ठीक है, समझो इसी एक तरीके से समझो, क्लास कंपोनेंट अभी डिप्रिकेट हो चुका है, या फिर इन फ्यूचर कोई उसको यूज़ नहीं करने वाला है क्लास कंपोनेंट को। जो भी है सब कुछ फंक्शन कंपोनेंट पे शिफ्ट होने वाला है, फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। बट फिर भी हम लोग क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट दोनों को समझेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या उसका आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है, इसलिए मैं दोनों बताऊंगा फिलहाल के लिए। तो इतना समझ में आ गया? तो फिलहाल आज के ट्यूटोरियल में या फिर आज के सेशन में हमारा कोई भी असाइनमेंट वगैरह नहीं है। जो तुम्हारे पुराने असाइनमेंट है उसको इंश्योर करना कि तुम सैटरडे संडे, ये जो टाइम है तुम्हारे पास, उसमें कंप्लीट कर लो। और मंडे वाला जो सेशन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस पूरे असाइनमेंट को चेक करूंगा मैं। ठीक है, तुमको दिखाना है, शो करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम कर रहे हो बट मुझे दिखा नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तुमको असाइनमेंट दिखाने भी है, जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसको मुझे दिखाना भी है। राइट। तो फिर आज का सेशन इधर ही बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। Buí, buí.